सुप्रभात। और अगर आप 12th स्नातक स्नातकोत्तर एसएससी एमटीएस या यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो आज हम लोग थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे और ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे। और साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था उसको आज हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको नॉइज प्रॉब्लम नहीं आए। जो बैकग्राउंड का फैन का या अन्य बच्चों का साउंड आता था प्रयास करेंगे कि उसका आवाज ना जाए, ठीक है। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल से। लेकिन मौर्य काल काफी विस्तृत है तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले उसके जो अभिलेख हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर उनके राजाओं को हम क्रमबद्ध जानेंगे। उम्मीद है कि दशहरा तक ये खत्म हो जाएगा, 7-8 दिन का चलेगा, ठीक। और इस बार आप लोगों को दशहरा की छुट्टी भी नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले मौर्य काल का कालखंड की बात की जाए तो ये माना जाता है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व है, ईस्वी में 122 माफ कीजिएगा 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। और इसके संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य हो या उनके बाद के राजा हो, इसके बारे में बाद में आएंगे। पहले ये जानते हैं कि इसके जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, कोई भी इतिहास जानने का तीन ही स्रोत होता है। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत और एक होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। अब साहित्यिक स्रोत तो भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक स्रोत, एक गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक लौकिक स्रोत, एक अलौकिक स्रोत। तो खैर ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएगा और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएगा, खास करके मौर्य काल को जानने के। तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक का अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अशोक ने जो अभिलेख लिखे हैं उससे उनके इतिहास की अच्छी जानकारी मिल जाती है और प्रामाणिकता है। और अशोक के पास रुद्रदामन जो 150 के आसपास राजा बने थे, 150 ईस्वी के आसपास, उनका जो जूनागढ़ में अभिलेख है उससे भी काफी जानकारी मिल जाती है। लेकिन उससे ज्यादा जानकारी आपको मिल जाती है अर्थशास्त्र से, जिन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया, जिन्होंने प्रमाणिक पहला वो प्रमाणिक पुस्तक है जो राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन का माना जाता है। यानी कि लोक प्रशासन से संबंधित और राजनीति से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पहली प्रमाणिक पुस्तक अगर आपसे पूछ दे कोई इंटरव्यू में, कोई एमसीक्यू में, किसी भी एग्जाम में, तो सीधे आम आंख बंद करके अर्थशास्त्र को लिख सकते। और इसके लेखक कौन से आपको पता ही है। आप कौटिल्य को कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं, लेकिन लेखक कौटिल्य ही आपको अंकित मिलेगा। बेसिकली उनके उपनाम तो दोनों थे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। दूसरी पुस्तक की बात की जाए तो मुद्रा राक्षस, जो कल का वीडियो देखे होंगे तो काल आप लोग हमने पढ़ा है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त। इसमें भी मौर्य काल का जिक्र मिलता है। तीसरी पुस्तक की बात की जाए तो जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज, और उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है इंडिका। इंडिका में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। कुछ सेकंड बाद ही आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पुस्तक में कौन कौन सी जानकारी आपको महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्षेमेंद्र द्वारा लिखी हुई बृहद कथा मंजरी, या फिर सोमदेव द्वारा लिखा हुआ कथा सरित सागर। ये 5 पुस्तकें तो बहुत सारी है, 5 का नाम इसलिए बताया कि अगर आप 12th से भी शुरू कर रहे हैं तो एमसीक्यू में आप 5 का नाम को याद रखना होगा। आप ग्रेजुएशन या पीजी या यूपीएससी या एसएससी एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि ये 5 नाम तो कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये 5 नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर। और सामने लेखक कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, क्षेमेंद्र और सोमदेव। आप बताइए, तो हम लोग पढ़ाए थे पंचतंत्र के लेखक कौन थे। बहुत सुंदर, विष्णु सहस्त्र। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना भले ही कौटिल्य ने की है, लेकिन कौटिल्य का उपनाम विष्णुगुप्त, चाणक्य भी है। लेकिन अर्थशास्त्र रचना के बाद कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। एक अंग्रेज शिक्षाविद हैं, हालांकि वो कौटिल्य के बहुत बाद आए। आज भी हमारे यहाँ तो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें उसकी झलक मिलती है मैकियावेली।
तो मैकियावेली का झलक एजुकेशन सिस्टम में आज भी हमारे यहाँ जो दिखता है। हालांकि अभी अब तो एनईपी लागू हुआ है, ये अलग बात है कि एनईपी साफ साफ फिर दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसको लागू किए, लेकिन एनईपी की जो सिस्टम है वो सही है। लेकिन पहले क्या है ना कि रहने के लिए आप ताजमहल का सपना देख लो या किसी 5 स्टार होटल का सपना देख लो, लेकिन उसके लिए 5 स्टार होटल होना चाहिए। एनईपी लागू हो गया, लेकिन कैंपस में न शिक्षक है, न सिलेबस है, न शिक्षकों को सिलेबस पता है, न पुस्तक है, न लाइब्रेरी है। एनईपी चलेगा कैसे? पेपर पे चल रहा है। सिर्फ बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उनका एग्जाम कब है और एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट कौन। तो एनईपी बिना तैयारी शुरू की गई है। तो हमको लगता है कि एनईपी से बेहतर तो मैकियावेली का एजुकेशन ही था। कम से कम बच्चों को पता तो होता था कि उनके सब्जेक्ट क्या है। हो सकता है कि मैं इस बात पे बहुत लोगों को बुरा लगे, बहुत शिक्षाविद अपने आप को अपमानित महसूस कर, लेकिन निहायत एक घटिया प्लानिंग है। क्योंकि जब तक आप घर बना नहीं लेंगे उसमें रहने की व्यवस्था कैसे करें? और एनईपी तभी संभव हो सकता है जब वेल ट्रेंड टीचर्स हों। स्टूडेंट के रेशियो जो है उसके हिसाब से टीचर, तो कम से कम अगर आप 30 स्टूडेंट पे टीचर नहीं दे सकते हैं, 100 स्टूडेंट पे कम से कम टीचर आपको देना हो, टीचर से लेने। और बाकी यूनिवर्सिटी की कहानी देख ही रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को स्थापित लिखना है कि स्थापना लिखना है ये पता नहीं होता। आजकल तो प्लान भी चर्चे में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक को भारतीय मैकियावेली की उपाधि दी गई। क्या दी गई? भारत का मैकियावेली। मैकियावेली नहीं, मैकियावेली विदेशी था। भारत के मैकियावेली। हाँ, भारत के मैकियावेली को कहा जाता है। इसमें 15 भाग हैं। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। कितने भाग हैं? 15। और 180 उपकरण है। उपकरण मतलब उपभाग, सब पार्ट। हाँ, तो पार्ट कितने हैं? 15। सब पार्ट कितने हैं? 180। क्लियर? और इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 6000 बताई जाती है। तो भाग 15, उपभाग 180 और श्लोक 6000। ये किस पुस्तक की बात हो रही थी? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र पुस्तक में पटेल ने जो लिखा है, इसको अर्थशास्त्र पुस्तक को भारत की पहली राजनीति और लोक प्रशासन की प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। पहले की पुस्तक लिखा गया होगा, लेकिन उसकी प्रमाणिकता पर संदेह है। ये प्रमाणिक पुस्तक है। मौर्य काल के राजा और राजधानी का इसमें कोई वर्णन नहीं है। पटेल ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में कोई जिक्र नहीं। चंद्रगुप्त के बारे में पटेल ने और पाटलिपुत्र के बारे में पटेल ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में कोई जिक्र नहीं किया। और न ही यहाँ पे सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन कैसा था इसके बारे में उन्होंने बताया। यानी कि आप अर्थशास्त्र को पढ़कर मौर्य काल की नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, राजा, राजधानी की परिकल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन कौटिल्य ने कहा है कि राज्य 7 तत्वों का अंग होता है। राज्य 7 तत्वों का अंग होता है। इसी कारण कौटिल्य के इस थ्योरी को सप्तांग सिद्धांत कहा। 7 अंग कौन कौन उसने बताए हैं? तो पहला अंग बताया है स्वामी, राजा। दूसरा अमात्य, मंत्री। तीसरा जनपद, जिला, दुर्ग, किला, कोष, पैसा, दंड, दंड देना ही होगा, मित्र तो होना चाहिए। और इन 7 को मिलकर बनता है सप्तांग। अगर ये 7 आपके पास हैं तो आप असल राज्य हैं। हालांकि आज राज्य की परिभाषा बदल गई है। 4 ही चीजें चाहिए होती हैं: लैंड, गवर्नमेंट, सॉलिटी और पॉपुलेशन। ये 4 चीजों की नीड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कौटिल्य 7 टॉपिक्स, 7 पॉइंट्स, या तो क्या बोलते हैं 7 तत्व: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। और 7 मिलकर बनते हैं सप्तांग सिद्धांत। वहीं उन्होंने दास बताया कि 9 प्रकार के दास होते थे। दास मतलब नौकर। तो दास, नौकर पहले गुलाम टाइप के होते थे ना। आज का नौकर, देखो नौकर मतलब होता है नौकरी। तो नौकरी का भी अर्थ होता है जो आपको वहां बोलने का अधिकार नहीं होता कि ना करिए। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप IAS क्यों नहीं बन रहे, लेकिन अगर आपको कोई काम मिलेगा तो आप ना करी ये नहीं बोल सकते। अगर ना करी बोल दे तो नौकरी नहीं।
आप किसी पद पे हो, आपको काम मिलेगा तो करना होगा। जैसे दो चीज होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तीन चीज का अवसर, एक युद्ध के समय, एक एग्जामिनेशन के समय और एक इलेक्शन के समय। किसी परिस्थिति में अगर सरकारी ऑर्डर आ गया तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। वो आपकी स्थिति क्या है, वो आपकी व्यक्तिगत समस्या। तो युद्ध, परीक्षा और चुनाव, इस समय सरकारी नौकरियों को छुट्टी नहीं मिली। अब आवश्यकता अनुसार निजी नौकर या निजी व्यक्तियों को भी ले जाए। तो दास के 7 प्रकार बताए हैं और पहला प्रकार है गृहदास। 9 प्रकार। माफ कीजिएगा, 9 प्रकार, 7 तो सिद्धांत है। 9 प्रकार बताया और पहला है गृहदास। गृहदास मतलब जो जन्म से ही दास हो, जन्मों जन्मांतर से जन्म लिया तब से बेचारा गुलाम हो, तो उनको बोला गया गृहदास। मतलब उनके नसीब में ही दासी बनना लिखा हुआ है। माँ भी दासी, बाप भी दासी, बेटा भी दासी, बेटी भी दासी, जन्मजात चला रहा है। दूसरा है कृतदास। कृतदास मतलब खरीद के बाद बाजार से बिक्री होता था, लोगों खरीद के ले जाए। तीसरा है अभ्युपगम दास। अभ्युपगम दास मतलब कि हमको स्वेच्छा से मन है तो हम नौकरी कर रहे हैं। सब लोग जॉब घूमते हैं, स्वेच्छा से घूमते हैं ना, कि भाई हमको जाएंगे, काम करेंगे, पैसा मिलेगा तो कमाएंगे तो खाएंगे। तो ये हो गया अभ्युपगम दास। एक होता है रमदास, जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं। युद्ध में जो बंदी बने, युद्ध कोई हार गया तो उसका सेना बंदी बनी। इंदिरा गांधी बनाई थी ना पाकिस्तानी सेना को 1,20,000 1971 में। तो 1971 के युद्ध में जो सेना को बंदी बनाया गया उसको हम लोग बोलेंगे रमदास। ठीक है। उसके बाद द्रव्यदास। द्रव्य मतलब हर जगह द्रव्य का मतलब होता है पैसा। जैसे आप पूजा में बैठोगे तो आपसे पैसा नहीं मांगा जाता, आपको जाता है कि द्रव्य चले। द्रव्य, दक्षिणा नहीं, द्रव्य। तो द्रव्य का अर्थ होता है धन, पैसा। तो अगर कोई किसी से लोन ले लिया है, कर्जा ले लिया है, एवज में गुलामी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, दासी बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे द्रव्यदास। ठीक है। उसके बाद है दंडदास। तो किसी को दोष कोई गलती कर दिया है, उसको पनिशमेंट मिला है, इसके एवज में उसको कोई काम करना है, सब होता है ना कि आपको नहीं पड़ेगा तो मुर्गा बनिए, ये क्या पनिशमेंट, ये दंडदास। हालांकि आप लोग लड़की है, मुर्गी भी बन सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। देखो मैं तो प्योर शाकाहारी हूं, इसलिए मैं मुर्गा मुर्गी बनाता नहीं। उसके बाद है दूतदास। तो किसी कार्य है तो कुछ समय के लिए किसी को दूत बना के भेजा जाता है, वो परमानेंट नहीं होता है। कुछ काम के मान लो बोलेंगे कि प्रिया जी जाइए वहां से चॉकलेट लेके आ जाइए, तो कुछ समय के लिए आपको भेजा जाए, परमानेंटली अब नहीं है, इसको बोला जाएगा दूतदास। उसके बाद है अहतिकदास। अहतिकदास मतलब ये तो और टेम्पररी है, अस्थायी, मतलब मन किया तो है, नहीं मन किया तो नहीं है। इसको हम लोग कह सकते हैं दैनिक मजदूर। जो जैसे बाजार में लेबर होता है ना, घर में रहा तो क्या लेबर लाया, मन किया तो आ जाएगा, कल मन भी नहीं किया तो नहीं आया। तो ये हो गया अस्थायी, अहतिक। और अंतिम है अस्तुदास। अस्तुदास में क्या होता है कि जो युद्धबंदी पे, यहाँ पे युद्धबंदी, यहाँ की युद्धबंदी था, यहाँ पे है कि जो पकड़ लिया जाता है जबरदस्ती युद्ध के तौर, ये तो युद्ध हार गया इसलिए बंदी बन गया। यहाँ है कि युद्ध लड़ाई हो रहा है, उसमें भाग रहा है, पकड़ा गया, उसको बोला जाएगा अस्तुदास। इससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगा अस्तुदा को, भाग रहा था। तो कपिल के अनुसार कितने तरह के दास होते थे? 9। और राज्य में अंग कितने होते हैं? तो ये किस पुस्तक में लिखी गई है? क्लियर है? क्वेश्चन पूछे नहीं। अब आते हैं इंडिका। तो इंडिका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत में 304 ईस्वी से 299 ईसा पूर्व तक रहा, यानी कि मार्च के लिए लगभग 5 साल। ठीक है। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगर कहा जाए तो दहेज के रूप में मिला था 500 हाथी। और राजदूत मिलता था हित में, आजकल बुलेट अवतार हो गया, पहले राजदूत मिलता था। तो राजदूत तो पहले कंपनी था नहीं, तो राजदूत थे मेगास्थनी, इन्हीं को दे दिया सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना के साथ। तो मेगास्थनीज ने लिखा था और इसने पहली बार बताया कि पाटलिपुत्र नगर है और वहां पे इसका प्रशासनिक राजधानी है मौर्य।
तो मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र है, ये जानकारी मिलती है इंडिका से। और उसने बताया कि मौर्य काल में भारत में 7 जातियां होती थी। अब जाति का जब बात आता है तो आपको दिमाग में आता होगा पंडित जी, बाबू साहेब, बनिया, रविदास, चौधरी, चंद्रवंशी, प्रजापति। लेकिन देखिए पहले के लोग कितना ज्ञानी। जाति का मतलब था नॉलेज। तो 7 जाति बताया है, उसमें एक जाति का नाम है दार्शनिक। फिलोसफर होते थे, वो थिंकर होते थे, प्लानर होते थे। दूसरी जाति बताया है कृषक, जो कि अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते, किसान। तीसरी जाति बताया है पशुपालक, पशु पालने वाले। और चौथा कारीगर, शिल्पकार, जो कुछ बनाते थे। ठीक है। और 5वां योद्धा, यानी कि जिनका काम लड़ना। 6ठा निरीक्षक, जो इनकी निगरानी करते थे, जांच करते थे। और 7वीं जाति बताया है सभासद, जो वहां पे राजा के दरबार में बैठते थे और सब पे निगरानी। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत में मौर्य काल में कितनी जातियां थी? 7। यही आएगा। और हमको लगता है कि आप लोग आंसर बना ली। समय हो जाएगा। ठीक। एक्चुअली प्रिया जो थोड़ा बेस्ट आदमी है, आदमी नहीं महिला है, सॉरी लड़की है। समय का ख्याल रखना। उसके बाद मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं। पटेल ने कहा कि भारत में दास प्रथा है, वो भी एक प्रकार की 9 प्रकार की है। दास प्रथा 9 प्रकार की है, पटेल ने कहा। और इंडिका पुस्तक में कहा गया कि भारत में दास प्रथा नहीं। दूसरा बिंदु आते हैं, भारत में अकाल नहीं पड़ता है। हम तो जब से जन्म पे खाली अकाल से, लेकिन मेगास्थनीज कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता। उसके बाद सबसे बड़ा गधा कह रहा है कि भारत में लेटके नहीं। यहाँ कितना वास्तव में सब चैन करके छोड़ देता है, कह रहा है कि भारत में लेटके नहीं है। यहाँ सब कितना बढ़िया बढ़िया स्टेटस सुंदर सुंदर लगाता है, हम देखते हैं। मेमोरीज मेमोरी, हाँ मेमोरीज। तो कहे का मतलब है कि स्टेटस लगा सकता है, सब लिखता है तब ना। गुरुओं को पता नहीं था, झुका नहीं किया होगा। हम ससुराल सब दिखाते हैं सबका स्टेटस कितना लिखा हुआ है। तब भारत में लेखन कला का अभाव है, किसने कहा? मेगास्थनीज। तो ये था आपकी इंडिका पुस्तक की समरी या संक्षिप्त विवरणी। मेंशन स्टेटस है बाबू, कुछ लोग हाँ। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख की तरफ चलते हैं। जूनागढ़ आजादी के बादों विवादित था ना, लेकिन ये विवाद से पहले देखा है। तो जूनागढ़ अभिलेख शासक रुद्रदमन 150 ईस्वी में जब वो बने थे, उस समय का माना जाता है। और ये लिखा हुआ है संस्कृत में। किस भाषा में लिखा हुआ है? जूनागढ़ भाषा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। आप नाम से मत सोचिए कि अरबी फारसी या कुछ में हो। हाँ, ये ध्यान दीजिए। और चंद्रगुप्त और अशोक के अलावा इसमें स्कंदगुप्त और रुद्रदमन की भी चर्चा है। यानी कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य काल का तो हो गए, स्कंदगुप्त गुप्त काल के हो गए, और रुद्रदमन भी इसको गुप्त काल के ही थे। उनकी बेटी से शादी हुआ, प्रभावती से स्कंदगुप्त का शादी हुआ। तो ये सौराष्ट्र की कहानी है। जूनागढ़ पड़ता है सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र है गुजरात में। तो इसमें जिक्र मिला है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। तो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की बात की जाए तो अगर आप 12th में है तो आपको आप ये पढ़े होंगे कि रुद्रदमन ने इसका करवाया था। लेकिन जब आप बड़े हो गए तो आपको हम ये बता दें कि सबसे पहले इसका पुनर्निर्माण चंद्रगुप्त करवाए थे। इसकी जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य जब करवाए थे तो समय वहां का जूनागढ़ का राजा पुष्यमित्र था, जो वैश्य जाति था। उसके बाद सम्राट अशोक करवाए, जिस समय राज्यपाल था ठीक है और उसके बाद रुद्रदमन कराए, जिस समय राज्यपाल था सुविशाल।
और उसके बाद स्तंभगुप्त, वर्णपाल, चक्रफली, बहुत सारे राजाओं ने समय समय पर इस झील का, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा है। क्योंकि झील है, पानी बहेगा तो बहने होने का भी डर होगा ना, तो समय समय पर उस पर रिपेयरिंग होते रहे। बेसिकली शुरू होता है चंद्रगुप्त से, उसके बाद अशोक, उसके बाद रुद्रदमन, ये 3 मुख्य नाम। बाकी अगर नीचे आ जाइएगा तो स्तंभगुप्त, वर्णपाल और चक्रफली। अब आते हैं अब अशोक के अभिलेख की बात। तो अशोक के अभिलेख जो है 3 भागों में है, एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है और एक गुहा लेख। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको बताते हैं कि शिलालेख की क्या क्या बिल्कुल। तो शिलालेख और स्तंभ लेख दीर्घ और लघु दोनों तरीके का, छोटे छोटे भी और बड़े बड़े भी, और गुहा लेख सिंपल। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं शिलालेख। तो शिलालेख जो है, इसको पढ़ने का क्रेडिट सबसे पहले जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ये 1837 में दिल्ली टोपरा शिलालेख को पढ़ा। दिल्ली टोपरा में एक शिलालेख है, उसको पढ़ने का क्रेडिट जाता है सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को 1837। तो पूछेगा कि अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स। कब पढ़ा, तो 1837। किस अभिलेख को पढ़ा, तो दिल्ली टोपरा में। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को खोजने का क्रेडिट जो है वो 1750 में जाता है टी थैटलर। और ये अभिलेख जो खोया था वो था दिल्ली मैरठ अभिलेख। ठीक है। अच्छा, अशोक का अभिलेख जो है वो ब्राह्मी में लिखा गया है, खरोष्टी में लिखा गया है, अरमाइक में लिखा गया है और यूनानी में है। 4 लिपि में है, भाषा तो प्राकृत और पाली भाषा। अभी तक अशोक के अभिलेख, माफ कीजिएगा, शिलालेख 14 मिले हैं और ये 8 स्थानों पर मिले। ठीक है, 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और 8 स्थानों पर मिले हैं। जैसे शहबाजगढ़ी जो मानसेहरा अभिलेख है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। तक्षशिला अभिलेख अरमैक में लिखा गया है। सिरपुना जो कंधार में पड़ता है वो लिखा गया है यूनानी और अरमैक में, यानी कि द्विभाषी है ये। ठीक है, द्विभाषी है। लघुमान जलालाबाद में लिखा हुआ है, जलालाबाद में है, जो कि अरमैक लिपि में लिखा हुआ है। और अगर शिलालेख की बात की जाए तो कुल 14 और 8 स्थानों पर वर्णित। अब आते हैं 8 स्थान कहां कहां। तो शहबाजगढ़ी शिलालेख मिलता है पेशावर जिले पाकिस्तान में, पेशावर जिला पाकिस्तान में। वहीं मानसेहरा मिलता है हजारा जिला पाकिस्तान में। कालसी देहरादून उत्तराखंड में। गिरनार कठिवा टार गुजरात में। छौली पुरी उड़ीसा में। जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में। टेरीगुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश में। सोपारा थाना जिला महाराष्ट्र में। तो पाकिस्तान में 2, उत्तराखंड में 1, गुजरात में 1, उड़ीसा में 2, आंध्र प्रदेश में 1 और महाराष्ट्र में 1। 8 स्थानों पर 14 शिलालेखों की प्राप्ति हुई। अब बताते हैं कि 14 शिलालेख हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है, किन बातों का वर्णन किया है। तो पहला शिलालेख बताया गया है कि जीव हत्या पर रोक लगाने की बात का जिक्र किया गया है, प्रथम जो शिलालेख। दूसरे शिलालेख में चोल, पांडे, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपानी, अंत्योतक, यवन राजा, पड़ोसी राज और मनुष्य की और पशु की चिकित्सा व्यवस्था थी, उसको बताया गया है। एक्चुअली ताम्रपानी जो है तमिलनाडु में है और यहाँ ये बरहमासा नदी है और किसी नदियों से टच नहीं करती है, तो वहां की राजा के बारे में बताया गया है। सतीत पुत्र भी है, ये भी दक्षिण भारत के भाग हैं। तो दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में दूसरा अभिलेख में जिक्र मिलता है कि वहां पे पशु चिकित्सा और मनुष्य चिकित्सा का प्रणाली सिस्टम कैसा था। तीसरे अभिलेख की बात की जाए तो युक्त मतलब टैक्स लेने वाला, कर वसूल करने वाला। रजुक भू टैक्स लेने वाला, भू कर लेने वाला। और परदेशी 3 अधिकारियों की नियुक्ति की बात तीसरे अभिलेख से पता चलती है। तो युक्त जो थे वो टैक्स लेते थे, कर लेते थे। रजुक जो थे वो भूमि कर लेते थे और प्रादेशिक जो थे वो उस पर निगरानी नियंत्रण। चौथे अभिलेख में भेरी घोष और धम घोष, भेरी घोष जो था वो धम घोष से बदल गया, ये आपको चौथा अभिलेख में मिलता है। अगर 5वें अभिलेख की बात की जाए, शिलालेख की माफ कीजिएगा, अभिलेख बोल रहे थे, शिलालेख की बात की जाए
तो 5वें में राजाभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। जब अशोक राजा बने उसके 13वें साल उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। इसका जिक्र मिलता है 5वें अभिलेख। अगर बात 6ठा अभिलेख की जाए तो प्रतिवादी को प्रजा का हाल बताने का आदेश दिया गया कि आप प्रजा का हाल सुनिए और प्रतिवादी जो है बताएगा कि प्रजा किस हाल में। अगर 7वें की बात की जाए तो एक आदेश जारी किया गया कि सभी संप्रदाय के लोग सभी स्थान पर रह सकते हैं, किसी लिए कोई निश्चित जगह नहीं हो। अगर बात की जाए 8वें शिलालेख की तो 8वां में बताया गया है कि अशोक द्वारा हम यात्राओं का प्रारंभ किया है। यानी कि 8वें अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने हम यात्रा का शुरुआत किया था। 9वां अभिलेख धम्म मंगल का उल्लेख। तो धम्म को है बताइए धम्म नीति और मंगल मतलब शुभ। तो उसमें धम्म के द्वारा शुभ कार्यों का जो उल्लेख है वो किया गया है। 10वां यश एवं कीर्ति से अधिक धर्म पालन पर अशोक ने ध्यान दिया। अशोक के लिए यश और कीर्ति से ज्यादा धर्म पालन महत्वपूर्ण था। ये 10वां अभिलेख में बताया। 11वां अभिलेख में धर्म दान के बारे में बताया गया है, दान कितना महत्वपूर्ण है। 12वां धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, ये बताया गया है। और 13वां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कलिंग विजय की जानकारी और 5 पड़ोसी राज्य जो हैं चोल, पांड्य, सतीपुर और केरलपुर और ताम्रपानी, इसके बारे में इसका विस्तृत जिक्र मिलता है। 14वां अभिलेख जो है इसमें कुछ भी क्लियर लिखा हुआ नहीं है। जैसे प्रथम जो लेख है उसमें उसको बोला जाता है प्रथम पृथक लेख बोला जाता है, उसमें अशोक ने प्रजा को अपना संतान बताया है। द्वितीय पृथक लेख में उन्होंने प्रजा के लिए अपनी कृतज्ञता दर्शाई है। तृतीय और लघु लेख को लघु लेख भी बोलते हैं, लघु पृथक लेख। तो ये 14वां शिलालेख जो है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग अन्य जो जानकारियां हैं विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है कर दीजिएगा।